नीट भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका सामने आई है। दरअसल राजस्थान के शेखावटी जिले में आने वाले चूरू और सीकर में सबसे पहले नीट के इस परीक्षा सवालों के पहुंचने की बात सामने आई थी। यहीं से उसे जेरोक्स करके और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अलग अलग जगह बेचा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि एक संगठित गिरोह राजस्थान में मानो फिर से सक्रिय हो गया, क्योंकि राजस्थान में पिछले 12 सालों की बात की जाए तो 18 से ज्यादा सरकारी भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह की धांधली नजर आई थी। कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द तो कई को निरस्त भी करना पड़ा था। एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और उसी एसओजी को नीट की 3 मई को हुई परीक्षा के पर्चे के सवालों के सामने आने के मामले की जांच भी सौंपी गई और इस पूरे मामले की एसओजी ने जांच करते हुए ऐसे कई सारी बातें और सबूतों को जुटाया, जिससे यह साबित हो गया कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली भी हुई है। हालांकि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी कि यह गिरोह कितना बड़ा हो सकता है और किन किन राज्यों से उसका पूरा संबंध है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 3 मई 2026 को हुई नीट की परीक्षा एक बार फिर रद्द कर दी गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और अब इसके तार बिहार से भी जुड़ गए हैं। 2 मई को बिहार के बिहार शरीफ में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके 3 मेंबर को वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कई डिवाइसें मिली थी और कई एडमिट कार्ड मिले थे, जिनकी निशानदेही पे बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई हुई थी और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें 2 डॉक्टर के बेटे थे। जबकि बिहार शरीफ में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें एक MBBS का छात्र भी था। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया था कि ये सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं और उसके लिए कल को होने वाले एग्जाम में के कैंडिडेट बैठने वाले थे। फिलहाल इस पूरे मामले में बिहार पुलिस की जाँच काफ़ी आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन आज जब पेपर लीक हुआ है तब इस मामले की जांच शुरू हुई और मालूम चला कि ये सभी सॉल्वर गैंग के मेंबर थे और ये सभी कहीं न कहीं संजीव मुखिया गैंग से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं और पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया है, जांच एजेंसियों का रुख फिर से बिहार की तरफ है। क्या नाम सैनिक साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। केरल कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन हो, इसको लेकर जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। इस वक्त मैं 10 जनपद पर हूँ, जहाँ पर केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को राहुल गांधी ने चर्चा के लिए बुलाया है। इस बैठक में अंतिम फैसला हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं और VD सतीशन जो कि विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं, उनके बीच कड़ी टक्कर है। सूत्रों के मुताबिक इन चर्चाओं के बाद कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला ले सकता है। इससे पहले कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक ने केरल कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय ली थी। इसके बाद तीनों दावेदार KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ के साथ भी अलग अलग बातचीत हुई, लेकिन अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के मुताबिक VD सतीशन को जमीनी स्तर पर UDF कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों IUML का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थकों का दावा है कि जनभावना उनके पक्ष में है। वही वेणुगोपाल खेमे का कहना है कि उन्हें अधिकांश विधायकों और कई सांसदों का समर्थन हासिल है। हालांकि उनके नाम पर एक बड़ी चिंता यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में 2 उपचुनाव कराने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद मऊ में नई मेमू ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर सपा सांसद राजीव राय और योगी सरकार में मंत्री AK शर्मा के बीच जमकर तनातनी देखने को मिली। दरअसल यूपी के जनपद मऊ में नई मेमू ट्रेन के उद्घाटन में बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। इस बीच ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि सपा की आदत है माहौल खराब करना और बिगाड़ना। अगर कुछ मामला बिगड़ जाता तो मुझ पर ही आरोप लगता। वहीं सपा MP राजीव राय ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम स्थल जाने से रोकने की कोशिश की गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। बहरहाल इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद प्रदेश में नई मेमू ट्रेन की चर्चा कम और राजनीतिक टकराव की चर्चा ज्यादा हो रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। एनसीपी अजीत पवार गुट की नई कार्यकारिणी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस कार्यकारिणी में जो कि केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपी गई है, उसमें वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे नेताओं का नाम नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब इन तीनों बड़े नेताओं का नाम छूटा है। इससे पहले भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए जो नाम भेजे गए थे उसमें भी ये 3 नाम छूट गए थे। खास बात यह है कि इसको लेकर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये टेक्निकल एरर है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस कार्यकारिणी में दूसरी बार इस तरह का विवाद खड़ा हुआ है। इसको लेकर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कहीं न कहीं
जो एनसीपी अजित पवार गुट है वो पवार परिवार के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा है और सुनेत्रा पवार पार्टी पर हावी होती जा रही हैं। इससे पहले एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता रोहित पवार लगातार इन तीनों वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही समाजवादी पार्टी अपने बागी विधायकों पर एक के बाद एक हमले करती जा रही है और इस बार उसने एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया है। दरअसल योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही तंज कसती रही है और बार बार कहती रही है कि जो लोग समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके गए थे उन्हें मंत्री बनने के लिए कब तक इंतजार करना होगा। लेकिन जब योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मनोज पांडे को ही कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद से समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव ने बागी विधायकों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी की ही बागी विधायक पूजा पाल, जो अक्सर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं और समाजवादी पार्टी को कोसती रहती हैं, सबसे ज्यादा चर्चा उनके नाम की थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह जैसे विधायक जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने यह पोस्टर रिलीज कर दिया और तंज कसते हुए कहा कि ना कैबिनेट में जगह मिली, ना ही स्वतंत्र प्रभार, 2027 में होगी करारी हार। इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी अपने ही बागी विधायकों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि सत्ता के लालच में भले ही वो बीजेपी के साथ चले गए हों, लेकिन वहां भी उनको धोखा ही मिला। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। राज्यसभा सांसद बनने के बाद और मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में कहां रहेंगे? राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं 7 सर्कुलर रोड का यह सरकारी आवास है जहां इस वक्त नीतीश कुमार रह रहे हैं। नियम के अनुसार नीतीश कुमार इस बंगले में 90 दिन तक यानी 3 महीने तक ही रह सकते हैं। खबर यह है कि निशांत कुमार के मंत्री बनने के बाद यही बंगला उनके नाम से आवंटित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार को 2 देश रत्न मार्ग आवंटित किया गया। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नीतीश कुमार को कोई सरकारी बंगला पटना में आवंटित नहीं हो सकता है। अब नीतीश कुमार के पास या फिर सम्राट चौधरी की जो सरकार है उसके पास एक ही विकल्प है कि अगर नीतीश कुमार को इस बंगले में रखना है तो यह बंगला किसी नेता या अधिकारी के नाम से आवंटित करना होगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के हत्या मामले में एसटीएफ और सीआईडी ने बड़ी कामयाबी की है। यानी बिहार से एक आरोपी और उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करने जा रही है। यानी पूरा जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई की जो 7 यहाँ पे सदस्यों की टीम, बाकायदा डीआईजी रैंक के ऑफिसर इसमें इंक्वायरी को करेंगे। जिस तरह से देखें कि चंद्रनाथ यहाँ रथ जब अपने घर जा रहे थे मध्यम ग्राम में, उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से फायरिंग किया गया था। यानी इस पे आरोप है कि 4 लोग थे और 4 शूटर थे, इन्होंने हत्या को अंजाम दिया था और इसमें 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो आखिर चौथा कौन है? जिस तरह से आरोप लग रहा है कि ये पुरुलिया में जेल में बंद शेरू सिंह के गैंग के शूटर हैं। तो पूरे मामले की अब सीबीआई जांच करेगी और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। आखिर ये उत्तर प्रदेश बिहार से जो शूटर यहाँ आए थे तो उन्हें यहाँ पे रहने की जगह इन्हें और जिस तरह से यहाँ पे आने जाने की किसने मुहैया कराया था, सब विषय की यहाँ पे आखिर सीबीआई पूरी तह तक जाएगी और उस मामले की जांच करेगी। तो कह सकते हैं कि पूरे मामले की अब सीबीआई जांच कर रही है। चंद्रनाथ रथ जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए थे, बेहद करीबी थे और अब इसका एक्शन शुरू हो चुका है। सीबीआई के अधिकारी मध्यम ग्राम पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले का वहां पे जहां पे घटना को अंजाम दिया गया था उसकी जांच करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब को धर्म के साथ जोड़े जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिसका धर्म इजाजत देता है शराब पीने की वो पिए, जिसका नहीं देता है वो ना पिए। तस्वीरों में आप देखिए राष्ट्रीय बजरंग दल के जो नेता कार्यकर्ता है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एनसी गवर्नमेंट हाय हाय के नारे यहाँ पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है
कि जिसका धर्म इजाजत देता है शराब पीने की वो पिए। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी लागू नहीं होगी, सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को दुकानों तक नहीं लेके जा रहे हैं, हम कोई विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की जा रही है और ये कहना है इनका कि शराब को धर्म के साथ जोड़ना ये सरासर गलत है। और आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि जिसका धर्म इजाजत देता है वो शराब पिए, जिसका नहीं देता है वो ना पिए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जम्मू में हो रहा है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा अचानक ही कल रात पंजाब के मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस के ऑफिस में दबिश दे दी गई और इसके बाद वहां पर जो ऑफिस है उसको भी खंगाला गया। दरअसल सीबीआई के पास एक पैसे के लेन देन की शिकायत आई थी और उसी को इन्वेस्टिगेट करती करती सीबीआई पंजाब विजिलेंस के हेडक्वार्टर जा पहुंची। सीबीआई ने मोहाली के साथ साथ मलोट क्षेत्र में भी छापेमारी की। दरअसल एक मामले को लेकर 20 लाख रुपया रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें विजिलेंस के कुछ कर्मचारी या फिर अधिकारियों का नाम लिया जा रहा था। और आज सीबीआई ने इस मामले में मामला भी दर्ज करके इसकी जांच भी शुरू कर दी है और एक रीडर हिरासत में भी ले लिया गया है और 13 लाख की जो नकदी थी वो भी बरामद कर लिया। लेकिन पंजाब की अपोजिशन पार्टियां द्वारा बड़े बड़े गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन ऑल आउट। इस ऑपरेशन का ये मकसद है कि जम्मू कश्मीर के घने जंगलों के बीचों बीच छिपे बैठे आतंकियों को जहां पहुंचाना। जम्मू संभाग के कई जिलों में सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है। ये आतंकी जंगल के बीचों बीच बनी गुफाओं में, जिन्हें हाइडआउट्स कहा जाता है, वहां पर छिपे हुए हैं। आतंकी 3 से 4 की संख्या में हैं, अलग अलग ग्रुप में बंटे हुए हैं। जिन जगहों पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है उनमें भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। जवानों की संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है, क्योंकि आतंकी उनकी संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है चुन चुनकर तमाम पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ढेर करना। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। महाराष्ट्र के जलगांव में इंस्टाग्राम से शुरू हुई लव स्टोरी पुलिस केस में बदल गई है। बांग्लादेश से कथित तौर पर शादी के इरादे से भारत आई युवती को बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में रहना भारी पड़ गया है। इस मामले में पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसे पनाह देने वाले युवक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि जोशीपेट इलाके के भोई गली में एक विदेशी महिला बिना वैध दस्तावेजों के रह रही है। सूचना के बाद सनीपेट पुलिस इलाके में छापा मारा और जांच के दौरान युवती की पहचान बांग्लादेश निवासी कोनिका रानी के रूप में हुई। पूछताछ में सामने आया कि कोनिका की पहचान जलगांव निवासी चिन्मय जगन्नाथ वाला से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। पुलिस ने केस दर्ज कर युवती को गिरफ्तार किया है, वहीं युवक के खिलाफ भी कार्रवाई की है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर में हाल ही में शुरू हुई रैपिडो कार बाइक सर्विस पर सरकार ने ये कहते हुए ब्रेक लगाया है कि इनके पास जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चलाने के लिए पर्याप्त परमिशन मौजूद नहीं है। हालांकि पिछले साल कुछ महीने पहले ही रैपिडो द्वारा जम्मू और श्रीनगर शहर में ये सर्विसेज शुरू की गई थी और घाटी के अंदर पर्यटन होने के कारण लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। लोगों में इसका चलन बढ़ रहा था, लेकिन ठीक उसी समय अब सरकार की तरफ से इस कदम के चलते रैपिडो सर्विसेज फिलहाल जम्मू और श्रीनगर में प्रभावित हो गई है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई औपचारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कंपनी लगातार उनसे संपर्क साध रही है और कोशिश कर रही है कि उन्हें जल्द से जल्द सभी जो परमिशंस है वो मिल पाए, ताकि वो दोबारा से यहाँ श्रीनगर और जम्मू में अपनी सर्विसेज शुरू कर सके। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक अथॉरिटी को कहा गया है कि
वो रैपिडो से संबंधित वाहनों को चलने की इजाजत ना दे और कोई भी वायलेशन करता है तो उन पे जुर्माना लगाए। कैमरामैन रशीद के साथ आशीष नगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। स्कूली बच्चे स्कूल जाते समय डर रहे हैं। महिला, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई बंदरों के आतंक से खौफ में है, क्योंकि बंदरों के हमले भी बढ़ रहे हैं। ना तो लोग अपने छत के ऊपर जा पा रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों ने छत के ऊपर लोहे के जाले लगाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग असमर्थ हैं जाले लगाने में। बच्चे पार्क में खेलने तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि अक्सर जो बंदर हैं वो हमला कर रहे हैं महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और जवानों पर भी। लोगों ने बंदरों के आतंक से प्रशासन से स्थायी समाधान निकालने की गुहार लगाई है। इससे पहले भी यही तस्वीरें दिखाई दी थी उधमपुर जिले के रामनगर में भी, तब भी बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बंदर उनके घर के अंदर आ रहे हैं, उनके फ्रिज तक खोल रहे हैं, उनकी अलमीरा तक खोल रहे हैं और घर के अंदर जाके भी वो हमला कर रहे हैं। यानी बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। लोग वहां से पलायन करने की भी धमकी दे रहे हैं। रामनगर से मेरे सहयोगी सन्नी और जम्मू से कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।